Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for Information System Audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case of any professional help in and around Delhi, you can call me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और हमने ये जाना था कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और ये सारा चैप्टर उसी कंपोनेंट्स के आसपास चलेगा। तो हमने बाउंड्री कंट्रोल्स पढ़ लिया था और उसके बाद हम पढ़ रहे थे इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल्स में हमने पढ़ा था डेटा इनपुट मेथड्स। तो डेटा इनपुट मेथड्स में बेसिकली हमने इनपुट मेथड्स को क्लासिफाई किया था, यानी कौन कौन सी मेथड्स होंगी, कि क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो जनरली हमने क्लासीफाई किया था कि डेटा प्री रिकॉर्डेड हो सकता है, पोस्ट रिकॉर्डेड हो सकता है। डेटा एंट्री करने का तरीके के अनुसार क्लासीफाई किया था कि डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, इनडायरेक्ट एंट्री हो सकती है। और डेटा इनपुट जो है या तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट से पर्टेन कर सकता है या इवेंट से पर्टेन कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन। असल में क्या होता है कि इंडियन कंपनीज़ में आपको इन्वाइसेस बनाने पड़ते हैं और इन्वाइसेस देने पड़ते हैं। और इन्वाइसेस क्या होता है, और पहले ऐसा होता था, ज़्यादा होता था कि इन्वाइसेस में आपको सिग्नेचर्स ऑथराइज सिग्नेटरी के लेने पड़ते थे। तो उसके बाद वो इन्वाइसेस इशू करने पड़ते थे और जब आप इन्वाइसेस इशू कर लेते थे तो उसके बाद आप एक एक्सेल शीट निकालते थे और या कोई एक्सेल डंप निकालते थे और एक्सेल शीट से आप डेटा एंट्री करते थे। तो यानी कि दो चीज़ें हो जाती थी, एक आपको सोर्स डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन करना पड़ता था और डेटा एंट्री स्क्रीन का डिज़ाइन करना पड़ता था। तो डेटा एंट्री स्क्रीन का डिज़ाइन आप कहाँ करेंगे, वो करेंगे कंप्यूटर में। मतलब अगर कोई कंप्यूटर है, जब अगर मान लिया सपोज कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहा है तो डेटा एंट्री स्क्रीन का डिज़ाइन किया जाएगा और वो कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में एप्लीकेशन ओपन होगी तो एक पेज आपके सामने ओपन होगा। बेसिकली वो एक इंटरफेस होता था और होता है डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन, डेटा एंट्री स्क्रीन। तो एक पर्टिकुलर इंटरफेस होता है, उस डेटा एंट्री स्क्रीन में आपको डेटा एंटर करना पड़ता है। और उससे पहले क्या होता है कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कोई इन्वॉइसेस है, अगर आपका कस्टमर आया, उसने उसे माल बेचा और उसने आपसे इन्वॉइस ली और वो चला गया। तो इन्वॉइस में हमने ये पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन को हमें सही तरीके से करना चाहिए। उसमें डेटा एंट्री के एरर्स कम हो, स्पीड ऑफ डेटा एंट्री रहे और बेटर कंट्रोल हो। और इस सब के लिए जितने वेरिएबल्स कम हों उतना ज़्यादा अच्छा है। और कोई एक या दो वेरिएबल्स हों उसमें हम इनपुट करें और बाकी इनवॉइस अपने आप निकल जाए, क्योंकि जितना कम इनपुट करेंगे वो इनपुट, अगर मान लिया सपोज एक कस्टमर आया है, उसने 5 साबुन मांगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, तो हमें 5 नंबर डालने और उस साबुन का आइटम डालना है और उसके वैल्यू डालनी है। और अगर मान लिया सपोज उस आइटम का पर्टिकुलर कोड है, अगर हम केवल कोड डालें और उसका ऑटोमेटिकली दाम उठ के आ जाए, और हमें केवल कोड डालना है उस आइटम का, और अगर मान लिया सपोज उसका नंबर ऑफ आइटम्स डालने हैं तो वो और भी ईजी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एंट्री कम करनी पड़ेगी और एरर्स कम होंगे। तो हमें क्या है, सबसे पहले एज एन ऑडिटर सबसे पहले ये जाकर देखना चाहिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट का अगर डिज़ाइन अच्छा है तो एरर्स कम होंगे। अगर एरर्स कम होंगे तो आपका ऑडिट एफर्ट कम होगा। मतलब आप ये देखेंगे कि भाई एंट्री में एरर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री स्क्रीन को भी आप देखेंगे, क्योंकि डेटा एंट्री स्क्रीन में भी अगर स्टैंडर्ड डेटा एंट्री स्क्रीन नहीं होगी तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑडिट करना पड़ेगा। अगर एरर के चांसेस कम रहेंगे तो आपको ऑडिट कम करना पड़ेगा। तो यानी कि माइंड में दो चीज़ हमें डिफरेंशिएट करनी है, एक है सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन और एक है डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन। सोर्स डॉक्यूमेंट अलग होता है, डेटा एंट्री स्क्रीन अलग होती है, लेकिन आज की डेट में कई बार मर्ज हो रही है। कई बार क्या होता है कि आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसी से ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस निकल जाता है और उसी से एंट्री भी चली जाती है। तो कई जगह पर ये मर्जर हो चुका है और ये बेटर है, लेकिन जहाँ पर मर्जर नहीं है हम ये वहाँ पर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट अलग होता है और डेटा एंट्री स्क्रीन अलग होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे। डेटा एंट्री स्क्रीन के डिज़ाइन के प्रिलिमिनरी चीज़ें हमने पढ़ ली थी।
और उसके फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना था। तो डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि डेटा एंट्री स्क्रीन बेसिकली ऑनलाइन टेबल या फॉर्म होती है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर होती है डेटा एंट्री स्क्रीन। और डेटा एंट्री स्क्रीन हमने देखी है जब हम जीमेल ओपन करते हैं, याहू मेल ओपन करते हैं, तो उस टाइम पर जब पहली बार हम अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं जीमेल का, तो वो डेटा एंट्री स्क्रीन ओपन होती है, कॉमन जो डेटा एंट्री स्क्रीन है। और फिर हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स उसके पढ़े थे कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए डेटा एंट्री स्क्रीन, इनपुट एक्शन मिनिमम होनी चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा था कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, मतलब कम से कम लोग यूज़ होनी चाहिए एंट्री करने के लिए, और एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए बेसिकली डेटा एंट्री में। तो उसके लिए क्या है कि डेटा एंट्री जितना हो सके सोर्स डॉक्यूमेंट के करीब हो और उससे मिलती हो, उतना ज़्यादा बेटर है। फ्लेक्सिबिलिटी यूज़र को मिलनी चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑडिटर को क्या होगा, वो कम ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिटर को जाके डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन को देखना चाहिए, और फिर उसके बाद उसी के अनुसार ऑडिट करना चाहिए। तो जो फैक्टर्स हैं डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए, वो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, कैप्शन डिज़ाइन हम देख लेंगे, डेटा एंट्री फील्ड डिज़ाइन देख लेंगे, उसके बाद टैबिंग और स्किपिंग देख सकते हैं, कलर, रिस्पॉन्स टाइम, डिस्प्ले, प्रॉम्प्टिंग और हेल्प फैसिलिटी हम देख सकते हैं। तो एक एक चीज़ देख लेते हैं, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या है कि हम एज एन ऑडिटर और एज एन एग्जामिनी दोनों तरीके से हमें हेल्प करेगा। तो जैसे स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले आप क्या होता है, कई स्क्रीन देखते हो तो बड़ी क्लटर्ड सी स्क्रीन होती है, यानी कि उसमें स्पेस कम होता है, और कई स्क्रीन्स में अच्छा स्पेस होता है, अच्छा सिमेट्रिक स्क्रीन। जनरली जो आप देखोगे स्टैंडर्ड स्क्रीन सिमेट्रिक स्क्रीन होती है, मतलब जीमेल की या किसी दूसरे की। और अच्छे स्क्रीन डिज़ाइन के लिए स्क्रीन को सिमेट्रिक होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। अनक्लटर्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा ना लगे स्क्रीन को देखकर कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा आइटम हैं, ऐसा ना लगे कि कहाँ कहाँ इनपुट करना है, उसको देखते ही एक डर सा महसूस ना हो। एक उसको देखते ही आपको दिखने चाहिए, इंस्ट्रक्शन का अलग सेक्शन होना चाहिए, इनपुट का अलग सेक्शन होना चाहिए, आपको आराम से पता चल जाए कि कहाँ डेटा एंट्री इनपुट करनी है। तो एक पर्टिकुलर फ्लो होना चाहिए, मतलब डेटा पैटर्न का फ्लो होना चाहिए, जिससे ईजिली आप उसे लेजिबली देख सकें, समझ सकें और उसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी है, कई बार क्या होता है कि काफ़ी फील्ड्स आपको एंटर करने पड़ते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फील्ड्स होते हैं, तो उसमें मल्टीपल स्क्रीन होना चाहिए और एक लॉजिकल चेंज ओवर होना चाहिए। लॉजिकल चेंज ओवर का मतलब, जैसे जीमेल आप ओपन करते हैं पहली बार और अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जीमेल में आप डेटा फिलअप करते जाते हैं, फिर जैसे ही डेटा कंप्लीट होता है तो क्लिक करते हैं और दूसरे पेज में पहुँच लेते हैं। इसी तरह से जैसे naukri.com है, उसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप पहली बार naukri.com में अपना रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस आते हैं, तो जब एक बार पेज फ्लिप करते हैं तो फिर आप चेंज ओवर करते हैं दूसरे पेज में, तो इसे लॉजिकल चेंज ओवर कहते हैं। लॉजिकल चेंज ओवर होना चाहिए मल्टीपल स्क्रीन्स में, मतलब पहला स्क्रीन कंप्लीट हुआ तो दूसरा आना चाहिए, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा आना चाहिए। तो इस तरीके से एक फ्लो होना चाहिए, और जितना हो सके वो सोर्स डॉक्यूमेंट के करीब होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोर्स डॉक्यूमेंट अलग होगा और डेटा एंट्री स्क्रीन अलग होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जो इनवॉइस आप इशू कर रहे हैं उसमें जो लिख रहे हैं उसी टाइप से डेटा एंट्री स्क्रीन में होना चाहिए, ताकि आपको पता है कि उसी तरीके की एंट्री करनी है। और फ्यूचर में भी अगर मान लिया सपोज आपको दोनों को कंबाइन करना है तो वो भी इजी रहेगा, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन के टाइम पर एरर्स नहीं बढ़ेंगे। आपकी एक हैबिट रहेगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट जैसा है वैसी ही डेटा एंट्री स्क्रीन है। तो बेसिकली जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्क्रीन लेआउट में, और जहाँ हो सके वैसा ही हर एक डिज़ाइन सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टैली है, टैली में आप ओपन करते हैं तो एक अगर मान लिया सपोज उसके अंदर विंडोज़ बनते चले जाते हैं,
टैली में अगर आप पहला विंडो में क्लिक करेंगे तो अंदर वाले विंडो में चले जाते हैं और उसका लेआउट बिल्कुल पहले वाले विंडो जैसा होता है, फिर उसके अंदर चले जाते हैं, फिर उसके अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक फ्लो बन रहा है स्क्रीन का, वहाँ पर स्क्रीन का डिज़ाइन सेम है, वहाँ पर चीज़ों का फॉन्ट सेम है। तो उससे क्या है कि जो बंदा काम कर रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है और उसके लिए चीज़ें इजी रहती हैं, उसको पता रहता है कि कहाँ पर चीज़ें क्लिक कर रही हैं, क्योंकि उसे पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर क्लिक करना है और वो अंदर से जाता चले जाएगा। तो वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी है स्क्रीन लेआउट में, मतलब कलर्स कॉम्बिनेशन में कंसिस्टेंसी है। अगर मान लिया सपोज कैप्शन एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, उसी टाइप का कैप्शन है। अगर मालूम पड़ा उसमें लेजर लिखा है तो लेजर, कैश फ्लो, बैलेंस शीट सब एक ही टाइप से लिखे हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाती है। तो स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन ख़राब है तो आप ये समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑडिट करना पड़ेगा। और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि इनपुट की वैलिडिटी होने के चांसेस कम हो सकते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स कमज़ोर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है। इसके बाद आता है कैप्शन डिज़ाइन। कैप्शन क्या होते हैं? कैप्शन होते हैं जो फील्ड के पहले जो आपको भरना है, जैसे नेम के आगे आपको अपना नाम भरना है, डेट, फादर्स नेम के आगे अपना वो करना है, तो नेम, फादर नेम्स, ये कैप्शंस हो जाएंगे। तो कैप्शंस डेटा के नेचर को गाइड करते हैं कि कैसा टाइप का डेटा होगा। मालूम पड़ा अगर नेम लिखा है तो वहाँ पर चंद्रशेखर बरोला अगर मेरा नाम है वो लिखा है, वो लिखना है, तो अल्फ़ाबेट्स होंगे, न्यूमरल्स नहीं हो सकते वहाँ पर, केवल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो ये कैप्शन गाइड्स, कैप्शंस होंगे। तो कैप्शन जो है नेचर ऑफ डेटा को डिक्टेट करते हैं या नेचर ऑफ डेटा को गाइड करते हैं। और कैप्शन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि कैप्शन एक ही टाइप से होनी चाहिए। अगर कैप्स में तो कैप्स में होनी चाहिए, स्मॉल में पहला नंबर कैप्स में, दूसरा स्मॉल है तो यही होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर कलर से लिखे हैं तो वही स्कीम होनी चाहिए। तो कैप्शंस, सेम कैप्शंस, सेम काइंड ऑफ डेटा एंट्री होनी चाहिए। दूसरा, कैप्शंस आपके डेटा एंट्री फील्ड के से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सटे हुए नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एक मालूम पड़ा नेम के आगे आपने कोई मेरा नाम डालना है, अब उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स जो है थोड़ा सा डिस्टेंस लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, ताकि आदमी को मालूम पड़ा स्क्रीन के एक कोने से दूसरे कोने में दिखना पड़े, या तो उसके राइट हैंड साइड में हो या जस्ट नीचे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, मतलब एक लॉजिकल फ्लो बन रहा हो, जैसे कि आदमी देखे कैप्शन और उसको एफर्ट ना लगाना पड़े कि इस एंट्री कहाँ करनी है, उसको पता रहे कि इस कैप्शन के बाद ही एंट्री करनी है। पर्टिकुलरली क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे सेमीकोलन या जो कैप्शन और डेटा एंट्री फील्ड को सेपरेट कर रहे हो। तो अगर मान लिया कैप्शन है, उसके बाद एक स्पेशल सिंबल लगा दीजिए, उससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से आप डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी स्टडी में दी हुई हैं और जिस समय आप उसे पढ़ोगे वो बड़े अलग ढंग से दी हुई है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में दी हैं, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो मैं ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आ सकती हैं और आप उसे लिख सकते हैं। तो कैप्शन का कलर डिस्टिंक्टिव हो सकता है, मतलब बड़ा एक पर्टिकुलर कलर में या लेआउट उसका डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपको इजीली समझ में आया कि ये कैप्शन है और वो दूसरी चीज़ों से उसमें कन्फ्यूजन ना हो, डेटा एंट्री से, लेबल्ड ऑप्शन कंट्रोल से, गाइडेंस मैसेज से, या दूसरा डिस्प्ले मटेरियल है उससे, उनके बीच में, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा अगर कहीं पर इंस्ट्रक्शंस लिखें वो अलग तरीके से लिखे होने चाहिए, अलग तरीके से उसका लेआउट हो सकता है, और कैप्शन का लेआउट अलग तरीके से हो सकता है। उसके अलावा फाइनली जो कैप्शन है वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, वर्डिंग्स में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डिफाइंड टर्म्स जो नॉर्मल यूसेज लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, कोई आर्बिट्रेरी कोड्स नहीं होनी चाहिए जो बंदे की समझ में ना आए। मतलब एब्रिविएशन हो सकता है जो रेगुलरली यूज्ड एब्रिविएशन है, और लेकिन ऐसा कुछ ना हो जिससे कि कैप्शन समझ में ना आ रहा हो। कैप्शन इजीली समझ में आना चाहिए, नेम,
प्लेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से। आपने कहीं पर DOB लिख सकते हैं, DOB से आदमी जनरली समझ जाता है डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कोई पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी चीज़ डाल दी आपने, तो वो उससे बंदा समझ नहीं पाएगा और उसमें डेटा एंट्री में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो आप देखोगे नॉर्मली स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन आपको खट से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये स्क्रीन ऐसा है, ये स्क्रीन सिमेट्रिक है, ये स्क्रीन में एक पर्टिकुलर फ्लो है, अच्छा ये कैप्शन है, कैप्शन अलग कलर्स में है, तो आदमी को ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है ये कैप्शन है। उसके बाद डेटा एंट्री फील्ड का डिज़ाइन जो है वो कैप्शन के राइट में होना चाहिए या उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, MMDDYY, तो MM 2 वर्ड्स, DD 2 वर्ड, दो MM 2 स्पेसेस, DD 2 स्पेसेस, YY 4 स्पेसेस। यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई आदमी 1 जनवरी 1980 को पैदा हुआ है, तो 0101 1980, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर केवल न्यूमरल्स आ सकते हैं। तो नीचे अंडरस्कोर वगैरह लगा हो कि इतने ही फिगर्स हम डाल सकते हैं, इतने ही अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं, इतने ही न्यूमरल्स हम डाल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो वो फिक्स्ड और मैक्सिमम लेंथ आपको जहाँ डालनी है वहाँ पर एक अंडरस्कोर हो तो ज़्यादा बेटर है वो होगा। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट का पैटर्न होना चाहिए, मतलब पैटर्न वही होना चाहिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट में। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट में जैसा पैटर्न है, कई बार बॉक्सेस होते हैं स्टोर्स, उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट में जैसे डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो उसमें बॉक्सेस होते हैं, तो उसी तरह का पैटर्न ही यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लिया सपोज़ कई बार क्या होता है येस और नो है, तो आपको क्लिक करना है, मतलब ऑप्शन बटन से या क्लिक, अगर लिमिटेड ऑप्शन है तो ऑप्शन बटन या क्लिक बॉक्सेस इजी होते हैं, क्योंकि आदमी वाई डालेगा या नो डालेगा उसमें कंफ्यूज होगा। तो उसमें क्या है कि क्लिक किया उसने, माउस से क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन मार्क हो गया, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा डेटा एंट्री के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मान लीजिए सपोज क्लिक बॉक्सेस हैं तो आप कह सकते हो कि डेटा एंट्री इस पर्टिकुलर फील्ड में कम गलत तरीके से हुई होगी। अगर मान लिया सपोज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो आप लिस्ट बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो। मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो एक लिस्टिंग होती है, लिस्ट बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टैबिंग और स्किपिंग, जो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारी स्टडी में दिया हुआ अगला फैक्टर। तो आप क्या होता है कि जब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हो तो कई बार क्या होता है आप माउस का यूज़ करते हो, और कई बार क्या होता है टैब बटन का यूज़ करते हो। माउस का बटन यूज़ करते हो तो क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन माउस के यूज़ में क्या हो सकता है कि आप कोई बॉक्स को छोड़ सकते हो। अगर आप टैब यूज़ कर रहे हो तो एक टैब के बाद आपने नेम के बाद प्लेस है, तो नेम के बाद टैब दबाया तो आप प्लेस में पहुँच जाओगे, और प्लेस में टैब दबाया तो आगे पहुँच जाओगे। तो टैब ऑर्डर कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आदमी ने अगर नेम के बाद टैब दबाया तो वो जंप नहीं करना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज आदमी पहले इंसर्शन पॉइंट में पहुंचा तो धीरे धीरे दूसरे इंसर्शन में जाना चाहिए, तीसरे इंसर्शन पॉइंट में जाना चाहिए, इसी तरह से लास्ट इंसर्शन पॉइंट में जाना चाहिए, जंपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इनकरेक्ट टैब ऑर्डर अगर होगा तो वो यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसमें क्या है रॉन्ग फील्ड्स जा सकते हैं। ऑटोमेटिक टैबिंग अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि कोई फील्ड हम डेटा एंट्री के लिए स्किप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टैबिंग उस केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी कि अगर हम मान लीजिए सपोज स्किप कर रहे हैं तो जब तक ऑटोमेटिक टैबिंग क्या होती है कि अगर मान लीजिए सपोज हमने टैब एक उसमें आया और जैसे ही डेटा फिल आउट किया वो दूसरे में शिफ्ट होता है, दूसरे को फिल आउट किया तो तीसरे में शिफ्ट होता है, मालूम पड़ा हम दूसरे में कुछ डालना ही नहीं चाहते तो वो शिफ्ट ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नीचे में नहीं जाएगा। तो ऑटोमेटिक टैबिंग या स्किपिंग नहीं होनी चाहिए। बेसिकली टैब ऑप्शन का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जनरली क्या होता है आदमी माउस का यूज़ करता है डेटा एंट्री स्क्रीन में एंट्री करने से, लेकिन वो एक गलत ऑप्शन है। बेसिकली वो इजी होता है लेकिन गलत ऑप्शन है। बेसिकली आपको टैब यूज़ करना चाहिए। टैब से क्या होगा, और टैब जनरली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं टैब में क्या होता है आपने पहली फील्ड से वो दूसरे फील्ड में ले जाएगा, दूसरे फील्ड से तीसरे डेटा एंट्री फील्ड में ले जाएगा, तीसरे फील्ड से चौथे फील्ड में ले जाएगा, इस तरह से एक सीरीज़ में ले जाएगा और यही होना चाहिए टैबिंग और स्किपिंग में।
उसके बाद आपको कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कलर्स जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए, फेडेड कलर्स आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। कलर्स ऐसे होने चाहिए सर्च टाइम रिड्यूस हो, स्क्रीन इंटरेस्टिंग बने। गलत कलर्स का यूज़ कम होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करे, कंफ्यूज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्राइट कलर्स आपको जनरली अवॉइड होनी चाहिए। और अगर मान लिया ब्राइट कलर्स है तो वो वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पर अटेंशन आपका खींचना है। सॉफ्ट और सूदिंग कलर्स ज़्यादा यूज़ रहने चाहिए। लेकिन सॉफ्ट कलर अगर आपने लेआउट है तो आप क्या करेंगे, फील्ड और ऑप्शन को थोड़ा ब्राइट कलर से कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको फील्ड और कैप्शंस ईजिली पता चल सकते हैं। तो बैकग्राउंड जो है सॉफ्ट कलर का हो, जहाँ पर आपको अटेंशन अट्रैक्ट करना है वहाँ डार्क कलर हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपने कैप्शंस हैं जैसे नेम, प्लेस, तो वहाँ पर आप अपर केस यूज़ कर रहे हैं या लोअर केस यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब सारे अपर केस में यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलरली जब मोनोक्रोम हो डिस्प्ले, यानी कि ब्लैक एंड वाइट हो, अगर ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है तो आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं या लोअर केस की यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि जिस व्यक्ति की, कई व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होती है, आई डिफेक्ट होता है, पुअर एक्सेसिव लाइटिंग होती है जो उस एरिया में, वहाँ पर आराम से इनपुट किया जा सकता है और वहाँ पर डेटा एंट्री एरर्स नहीं होते हैं। और डेटा एंट्री एरर्स होने के चांसेस कम है। तो आप एज एन ऑडिटर डेटा एंट्री, आपको पता है कि डेटा एंट्री बेटर होगी। दूसरी बात क्या होता है कि रिस्पांस टाइम आपको देखना पड़ेगा। रिस्पांस टाइम का मतलब ये है कि डेटा एंट्री आपने की और सिस्टम बताता है कि स्टोर कितनी देर में हुआ है, तो उस रिस्पांस टाइम जितना कम हो उतना हो जाए और कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यूज़र कंफ्यूज हो गया। तो क्या होता है कि कई बार कई सिस्टम्स में क्या, आपने एक एंट्री डाली और वो सेव करने में लग गया, अब वो 15 सेकंड सेव करने में लगा हुआ है। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर बेचारा बैठा है, परेशान है, इरिटेटेड है। तो उसके बाद 15 सेकंड बाद फिर उसने सेव करने के बाद एंट्री का ऑप्शन दिया और फिर उसके बाद फिर उसने सेव किया। फिर उसके बाद तो डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा तो गलत एंट्री करेगा। तो आप देख सकते हो कि रिस्पांस टाइम क्या है। रिस्पांस टाइम अगर कम है तो आप कह सकते हो कि एरर्स यहाँ कम होंगे। अगर रिस्पांस टाइम ज़्यादा है तो एरर ज़्यादा होंगे। डेटा उतनी देर में डेटा एंट्री ऑपरेटर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट होकर वो गलत चीज़ें डाल सकता है, उसका माइंड फ्लक्कर कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। उसके बाद डिस्प्ले रेट देखोगे। डिस्प्ले रेट ये होता है कि इमेज और कैरेक्टर कैसे डिस्प्लेड है, ब्लिंक कर रहे हैं, कितनी देर में कर रहे हैं। कई बार बहुत हल्के ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो फास्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पता रहे और ऑपरेटर को भाई इतना टाइम लगाता है। अगर उसने ज़्यादा टाइम लगाया तो ऑपरेटर को इरिटेशन होगा या उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लगा रहा है, ज़्यादा देर लगा रहा है। तो अनसर्टेनिटी हमें सारी अनसर्टेनिटीज रिमूव करनी है। तो यानी कि अगर फट से क्विकली सेव हो और क्विकली डिस्प्ले हो, जो हमने क्लिक किया वो डिस्प्ले हो। उसके बाद प्रॉम्प्टिंग और हेल्प फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव हेल्प होनी चाहिए। मतलब जितने, अगर विंडोज़ में F1 दबाते हैं तो हेल्प ओपन हो जाती है। मान लिया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में और F1 करेंगे तो हेल्प हो जाती है और उसमें डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो डेटा एंट्री फॉर्म सबसे पहले तो जितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हों उतना बेटर, उसको उनके लिए हेल्प की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसमें प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, प्रॉम्प्टिंग ऑफ एक्शन होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने टच किया, अगर कर्सर वहाँ पर ले गए तो पॉपअप होना चाहिए मैसेज का। अगर पॉपअप हो रहा है मैसेज का तो आधी चीज़ें तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि अगर मान लिया सपोज डेट डाल रहे हो तो आप उसमें जैसे ही वो कर्सर वहाँ ले जाए तो वहाँ पर आना चाहिए कि MMDDYY होगा या DDMMYY होगा, डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की डालनी है तो बंदे के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई किस फॉर्मेट में डालना है। क्योंकि कई कंट्रीज़ में MMDDYY डाला जाता है, मंथ डेट, और पहले मंथ डाला जाता है, फिर डेट और फिर ईयर डाला जाता है। कई जगह में डेट
मंथ और ईयर डाला जाता है। तो पॉपअप्स आने चाहिए जहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, ये जब डेटा एंट्री होती है, गलत एंट्री होने लगती है, तो सिस्टम जो क्रिएट कर रहा है उसको पता रहता है, तो वो फिर उसी के अनुसार अपडेट करता है कि कहाँ पर पॉपअप्स होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और बाद में ये स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं प्रोसेसेस। तो आपको ये देखना होगा कि वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब डेटा एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वो डेटा एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी। और अगर उन केसेस में जहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ प्रॉम्प्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, हेल्प फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर डायरेक्ट एंट्री है, वहाँ पर कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सीधे एंटर कर रहे हैं। मालूम पड़ा सोर्स डॉक्यूमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर क्या होता है कि वो इन्वॉइसेस निकालते ही नहीं, इन्वॉइसेस डायरेक्टली चले जाते हैं। तो उस केस में क्या है, डायरेक्ट डेटा एंट्री हो जाएगी, डायरेक्ट डेटा एंट्री। उस समय डायरेक्टली आप डेटा स्क्रीन में एंट्री कर रहे होंगे। जैसे मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि कई ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स डॉक्यूमेंट और डेटा एंट्री स्क्रीन एक ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अलग अलग नहीं होते हैं। और आपकी इनवॉइस भी, जैसे ही आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं, अगर मान लिया किसी होटल में जाएं तो वहाँ पर आपने कुछ खाया, तो वो उसके पास एक मशीन होती है, वो उसमें क्लिक करता चले जाता है और ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री भी हो जाती है और आपकी इनवॉइस भी निकल जाती है। वो इनवॉइस फाड़ता है और आपको इनवॉइस दे देता है, आप उसका पेमेंट करते हैं। अधिकतर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होटल हैं उसमें यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। तो ऐसे केस में डेटा एंट्री डायरेक्ट हो रही है। तो अगर मान लिया सपोज होटल्स वगैरह हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डेटा फीडिंग नहीं होती, लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा डेटा फीडिंग होनी है तो उन पर्टिकुलर जगह में आपको ये देखना पड़ेगा, हेल्प फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर है और वहाँ पर डायरेक्ट डेटा एंट्री हो रही है तो वहाँ पर आपको प्रॉम्प्टिंग और हेल्प फैसिलिटीज़ ज़्यादा देनी होंगी कि ताकि बंदा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो इजीली समझ सके। तो हमने पढ़ा डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन के बारे में, और हमने ये पढ़ा कि, इसको समराइज़ कर लेते हैं, हमने ये पढ़ा कि सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन से ये डिफरेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन है वो डॉक्यूमेंट जिस पर सबसे पहले आप एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर आप डेटा एंट्री स्क्रीन में जाएंगे, तो उस डेटा एंट्री स्क्रीन का अलग डिज़ाइन है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक पेपर में हो सकता है, यानी कि इनवॉइस हो सकती है। आप कस्टमर आया, आपने हाथ से इनवॉइस बनाया, उसमें लिखा और उसे इनवॉइस दे दिया। उसके बाद क्या है, आपने कंप्यूटर में डालना है स्टार्ट किया, यानी टैली शैली में डालना स्टार्ट किया। टैली में आपने वो इन्वेंट्री वाला सेल्स वाला ऑप्शन खोला, उसमें ये दे बोला कि इतने इतने आइटम निकले, तो वो डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन हो गया। डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन में हमने ये पढ़ा कि उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। और डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा कि कोई ऑडिटर किसी कंपनी में जाएगा, उस डेटा एंट्री स्क्रीन को देखेगा और डेटा एंट्री स्क्रीन देखने के बाद वो देखेगा उसका डिज़ाइन कैसा है। अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो उसे क्या है, उसको ये इन्फर हो जाना चाहिए, उसको ये पता चल जाना चाहिए, उसके प्यूराइज्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता चल जाएगा कि गलतियाँ बहुत होंगी। लेकिन अगर एक डेटा एंट्री स्क्रीन ऐसी है जो बहुत नेविगेबल है, बहुत स्मूथ है, बहुत इजी है, उस केस में क्या होगा कि इवन कई डेटा एंट्री स्क्रीन्स टच फैसिलिटी ली हुई रहती हैं। जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में आप उसमें ऑप्शन होता है कि फास्ट आपका पासवर्ड डालेंगे और बाकी सब करंट अकाउंट है क्या है, तो टच स्क्रीन ऑटोमेटिकली आप टच करते जाते हैं और चीज़ें आती जाती हैं। तो उन केस में क्या होता है कि ऑपरेटर की मिस्टेक्स काफ़ी कम होती हैं। तो उसमें आपको जो, लेकिन नॉर्मली आपको क्या देखना पड़ेगा, स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा, स्क्रीन कैसा है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, फ्लो अच्छा है कि नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह है कि नहीं है, और उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं। फिर कैप्शन डिज़ाइन देखना पड़ेगा, कैप्शन डिज़ाइन में ये देखना पड़ेगा कि कैप्शन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, जो डेटा एंट्री फील्ड से क्लोज है कि नहीं है, डिस्टिंक्टिव है कि नहीं है। और जैसे ही कैप्शन ख़त्म होता है स्पेशल सिंबल स्टार्ट होता है और उसके बाद
डेटा एंट्री फील्ड होता है कि नहीं होता है, डेटा एंट्री फील्ड उसके बगल में या उससे जस्ट नीचे है कि नहीं है। जैसे कई आप जीमेल वगैरह या कई मेल में भरोगे तो आप डेटा होगा, सॉरी कैप्शन होगा नेम और उसके नीचे स्पेस होगा, और कई में नेम होगा और उसके राइट हैंड साइड में स्पेस होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नीचे अंडरस्कोर बना होगा, अगर मान लिया सपोज फिक्स्ड लेंथ है और मैक्सिमम एक पर्टिकुलर लेंथ है तो वो उसके लिए या तो बॉक्स दिया होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं उसमें इनपुट कर सकते हैं, या फिर नीचे अंडरस्कोर वगैरह बना होगा। ऑप्शन और चेक बॉक्सेस होते हैं कई जगह पर, आप क्लिक करोगे तो वो जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सिटीजन येस और नो, तो उसमें ऑप्शन होगा। इसी तरह से टैबिंग और स्किपिंग होगी। टैब द बेस्ट चीज़ मैंने बोला कि टैबिंग होती है, आप टैब दबाते चले जाते हो और एक लॉजिकल फ्लो बनता चले जाता है डेटा एंट्री का। इसके बाद कलर जो है, बैकग्राउंड जो है नॉर्मल लाइट कलर्स होनी चाहिए, और कैप्शंस वगैरह जो हैं ब्राइट कलर्स होनी चाहिए। अगर मोनोक्रोम में ब्लैक एंड वाइट है तो फिर डिस्प्ले में आप कैप्शंस को अपर केस या लोअर केस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम सही होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ सेव की तो इंस्टेंटली सेव होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर डिले हो रही है तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसी तरह से डिस्प्ले रेट है, आपने यहाँ 5 दबाया तो वहाँ पर इंस्टेंटली 5 दिखना चाहिए। उसके बाद प्रॉम्प्ट और हेल्प फैसिलिटी होनी चाहिए, और आपने कर्सर से टच किया तो पॉपअप निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी स्क्रीन डिज़ाइन में है तो आपको बहुत ज़्यादा इनपुट एरर्स के बारे में उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें स्क्रीन अच्छे डिज़ाइन में नहीं है तो स्क्रीन अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब एंट्री होंगी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर इरिटेटेड होगा, क्योंकि चीज़ें कंसिस्टेंस नहीं होंगी, रिस्पॉन्स टाइम सही नहीं होगा, डिस्प्ले रेट सही नहीं होगा, कलर की वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, और तो वहाँ पर एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर आप अपना ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का स्कोप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।